गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम इसके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जहाँ तक कि आपको भी लग रहा होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध का यह जो पेपर है आपका, यह पेपर आप थर्ड ईयर में भी पढ़ चुके हैं। लगभग 60% कंटेंट्स सेम है और 40% कुछ नया इसमें डाला हुआ है। इसलिए इसको हम ये कहें कि 60% का तो हम रिवीजन कर रहे हैं और 40% को नए तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आप कोशिश यही करिए कि जैसे जैसे हम डेली या जब भी टर्न आता है उस समय हम आपको जो भी ऑनलाइन कंटेंट्स दे रहे हैं उनको आप प्रॉपरली पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर है। थर्ड ईयर में भी आपने इसको नोटिस किया था, तो इसलिए कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो बात बिल्कुल सही है कि उनको ये सारा मैटर स्क्रीन से डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं ये थोड़ा ट्रांसलेट भी करती जाऊंगी ताकि आपको समझ में भी आ जाए। जैसा कि कंसेप्ट या अवधारणा की बात हम करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंध के लिए कहा जाता है कि किसी भी फर्म का, जो भी कमर्शियल फर्म है, उसमें जो व्यावसायिक प्रबंध किया जाता है उसी का एक भाग है वित्तीय प्रबंध, जिसमें वित्तीय संसाधनों के नियोजन एवं नियंत्रण की बात की जाती है। इसलिए वित्तीय प्रबंध का आशय क्या हुआ? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम केवल वित्तीय संसाधनों का या पूंजी का नियोजन एवं नियंत्रण करते हैं, ताकि इस स्केर्स रिसोर्स को, इस बहुत ही सीमित संसाधन का सही उपयोग किया जा सके। दूसरे शब्दों में हम कहें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली मीनिंग है मैनेजिंग मनी, यानी मुद्रा का प्रबंध करना। इस मुद्रा के प्रबंध में कई सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे धन के लिए यह निर्धारित करना कि कितने धन की आवश्यकता होगी, जिसको हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। एक्विजिशन का मतलब उसको प्राप्त करना, डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू, यानी विभिन्न स्रोतों से हम कुल कितनी पूंजी एकत्रित करेंगे। अलोकेशन, पूंजी की प्राप्ति के बाद फर्म के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको आवंटित या अलोकेट किया जाएगा उनकी आवश्यकता के अनुसार, और उसके बाद उसको यूटिलाइज किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा। और इन सभी कार्यों को करने का या इस पूरी प्रबंधकीय व्यवस्था को पूरा करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? फर्म के मेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना या फर्म के गोल्स को, उद्देश्य को या लक्ष्य को प्राप्त करना। तो एक संक्षेप में हम वित्तीय प्रबंध को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वित्त, जिसको हम मैनेजिंग मनी के स्टडी के रूप में जानते हैं, तो वित्त और वित्त से संबंधित वित्तीय, तो वित्तीय प्रबंध में क्या क्या होता है, जैसा आप जानते हैं, नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की सभी प्रोसीजर्स या सभी प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं। तो जब हम वित्त या धन या मुद्रा या पूंजी से संबंधित जो कोई निर्णय लेते हैं, किस बात का, कि हमें कितनी चाहिए, कैसे प्राप्त करेंगे, उसके सोर्सेस क्या होंगे, प्राप्त करने के बाद पूंजी का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या डिफरेंट एरियाज ऑफ द इंस्टीट्यूशन में अलोकेशन कैसे होगा, और उसका यूटिलाइजेशन इस तरह से किया जाए ताकि संस्था में उस साधन का मिसयूज़ यानी दुरुपयोग भी ना हो और वह कम भी ना पड़े, अंडर यूटिलाइजेशन की बात भी ना हो। इस तरह से वित्तीय प्रबंध वित्त के प्रबंध से संबंधित अवधारणा है। अब आते हैं हम इसके नेचर पर
वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं कह दीजिए, मुख्य बिंदु कह दीजिए, या इसकी प्रकृति कह दीजिए। किसको समझने के लिए हम 4-5 बिंदुओं पर बात करेंगे। नंबर 1 है एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जैसा कि कंसेप्ट में भी आपको मैंने क्लियर किया, किसी भी संस्था की जो कुल प्रबंध किया जाता है, जो एक प्रबंधकीय प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वित्तीय प्रबंध। दूसरा पार्ट है एक कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी एक निरंतर चलने वाली प्रशासनिक कार्य है। प्रशासनिक इस दृष्टि से है क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट की श्रेणी में आता है, और कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि जब तक संस्था चलेगी तब तक वित्तीय संसाधनों का आवंटन, उपयोग, नियंत्रण, प्लानिंग सब कुछ किया जाएगा। ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा। जब संस्था खत्म होगी या समाप्त हो जाएगी तभी वह कार्य को बंद किया जाएगा। साइंटिफिक एंड एनालिटिकल प्रोसेस, इसके बारे में ये कहा जाता रहा है, परंपरागत विचारधारा या जो ओल्ड कंसेप्ट है वो ये कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, एक कला है। लेकिन आधुनिक विचारधारा ये कहती है कि नहीं, यह कला ही नहीं, विज्ञान भी है, जो विभिन्न तकनीकों और विधियों के माध्यम से एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, डिफरेंट ऑप्शंस यानी विभिन्न विकल्पों में से चयन का कार्य करता है। इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक परंपरावादी विचारधारा नहीं रही, अब इसमें एक आधुनिक विचारधारा का समावेश हो चुका है, और यह एक बहुत ही कहना चाहिए एक परिष्कृत रूप में, एक रिफाइंड वे में एक साइंस का रूप भी ले चुका है। सेंट्रलाइज्ड फंक्शन, ऊपर के सभी विशेषताओं या नेचर के पॉइंट्स में आपको ये क्लियर हो ही गया कि ये एक प्रमुख प्रशासनिक कार्य है जो कि मैनेजमेंट के टॉप लेवल पर पूरा किया जाता है। इसलिए इसको एक सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत की तरीके से किया जाता है, यानी किसी भी संस्था में मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद सीधी पोस्ट जो होती है, जो पद होता है, वह वित्तीय प्रबंधक का होता है, जो एक सेंट्रल पोजीशन में देखा जाता है। पूरी संस्था टॉप टू बॉटम इस वित्तीय प्रबंधक के कार्यों के आधार पर चलाई जाती है, क्योंकि वह वित्तीय स्रोतों का सोर्स होता है। लास्ट, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी सभी प्रकार के संस्थाओं में या संगठन में वित्तीय प्रबंध को काम में लिया जाता है। यह बिल्कुल क्लियर है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, बड़ा है, एकाकी व्यापार है, फर्म है, कंपनी है, कॉरपोरेट सेक्टर है, मल्टीनेशनल है, चाहे घर में चलाए जाने वाला छोटा सा व्यवसाय ही क्यों ना हो, लेकिन जहाँ फाइनेंस है, जहाँ वित्त है, जहाँ धन, मुद्रा, पूंजी का उपयोग है, वहाँ उसके प्रबंध की आवश्यकता बहुत अधिक होती है अन्य संसाधनों के कंपैरिजन में। अब आते हैं हम वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों पर। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। यह कहा जाता है कि संस्था को चलाने का या संस्था की एक लंबे समय तक उसकी उत्तरजीविता और उसकी समृद्धि के लिए वित्तीय प्रबंधक कार्य करता है। यह इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता रहा है, और यह तब वित्तीय प्रबंधक तभी कर पाता है जबकि वह अपने ओनर्स मतलब जो समता अंशधारी हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास और विस्तार के लिए वह प्रॉफिट्स अर्न करे। इस तरह से परंपरागत विचारधारा ये मानती है कि वित्तीय प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन आधुनिक विचारधारा कहती है कि लाभ कमाने के साथ स्वामियों की संपदा में वृद्धि करना भी आवश्यक है। इस तरह से 2 पैरामीटर या 2 मापदंड दिए जाते हैं उद्देश्यों के आधार पर। इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो एक ओल्ड कंसेप्ट के बेसिस पर कहा जाता रहा है, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभों का अधिकीकरण।
लाभों के अधिकीकरण की जहाँ तक बात की जाती है वो ये है कि यदि किसी भी संस्था में स्वामियों का हित किस में है, अधिकतम लाभ में है, संस्था ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े उसके लिए लाभों को कमाया जाना या लाभ अर्जित करना आवश्यक होता है। और यदि लाभों को मैक्सिमाइज करने का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधक पूरा करता है तो उसके कुछ कारण भी बताए जाते हैं, कुछ जस्टिफिकेशंस भी हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट को ही देख लें हम, रैशनल यानी विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण। किसी भी व्यावसायिक संस्था को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना। यदि कोई संस्था लाभ कमाती है तो वह रैशनल डिसीजन लेती है, क्योंकि वह बिजनेस इसीलिए किया जा रहा है कि वह लाभ अर्जित करे, इसलिए लाभों को अधिकतम करना एक वित्तीय प्रबंधक का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा कहा जाता है टेस्ट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी व्यावसायिक कुशलता का एक माप है प्रॉफिट अर्न करना। यदि हम ABC 3 कंपनीज को लेते हैं, 3 में से B कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, बाकी 2 कंपनियों में सामान्य लाभ हैं या लाभों से वो नीचे चल रही हैं, वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट को भी अर्न नहीं कर पा रही हैं, तो कुशलता किस में देखी जाएगी? B कंपनी में। उसका कारण क्या है? क्योंकि लाभ के आधार पर कोई भी मार्केट में संस्था क्या मानी जाएगी कि यह अपने सभी संसाधनों का, सभी रिसोर्सेज का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रही है, तभी उसका आउटकम प्रॉफिट्स के रूप में देखने में आ रहा है। मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का मुख्य स्रोत माना जाता है लाभों को। नेचुरली ये तो एक सामान्य सी बात है कि चाहे वो संस्था के कोई भी स्टेक होल्डर हो, समतांशधारी, ऋणपत्रधारी यानी डिवेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सभी ये चाहते हैं कि कोई भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करे ताकि वह उस संस्था में बने रहने का एक मोटिवेशन ले सकें। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर यानी अधिकतम सामाजिक कल्याण की बात प्रॉफिट से जोड़ी जाती है। यदि संस्था लाभ कमाती है तो उस लाभ का एक बड़ा हिस्सा उस संस्था के सभी स्टेक होल्डर्स के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सुख सुविधाओं के लिए व्यय किया जाता है, जो संस्था को लंबे समय तक चलाने में सहयोग करते हैं। लास्ट इज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यदि संस्था या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग है, प्रॉफिट का ग्राफ उसका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वह एक बहुत सक्सेसफुल मानी जाएगी और सभी निर्णय उस आधार पर लिए जाएंगे। ये वो मुख्य कारण है, मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से एक वित्तीय प्रबंधक के लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना आवश्यक माना जाता रहा है। अब आते हैं हम दूसरे ऑब्जेक्टिव पर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, संपदा का अधिकीकरण जिसको हिंदी में कहा जाता है। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में ये कहा जाता है संपदा का मतलब क्या है? संस्था की शुद्ध आय। और शुद्ध आय या नेटवर्थ किसको कहेंगे हम? नेटवर्थ का मतलब होता है कि स्वामियों की द्वारा विनियोजित राशि के मूल्य में वृद्धि होना। नेट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड मनी और इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और यदि कोई कंपनी ऐसा करने में सफल होती है तो वह वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है। जैसा कि मैंने अपने पीपीटी में लिखा भी है कि अकॉर्डिंग टू इज़रा सोलोमन, वो क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यानी एक मात्र उद्देश्य है कि वह वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कार्य करे। यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि उसको भविष्य में मिलने वाली जो भावी प्रत्याय है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज हो, यानी शुद्ध वर्तमान मूल्य में वृद्धि करना। संपदा के
संपदा को अधिकीकरण करने के मतलब को लिया जाता है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे अपने समता अंशधारियों के अंशों के बाजार मूल्य में, जिसको हम MPS कहते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर, उसमें वृद्धि की जानी आवश्यक है और यही एक वित्तीय प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ दो बातें हमें क्लियर हुई। पहली बात क्या है कि एक संस्था को लाभ कमाने के स्थान पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। शेयर होल्डर्स को जो भी भावी प्रत्याय यानी फ्यूचर वैल्यू जो भी मिल रही है अपने इक्विटी शेयर्स पर, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ता है और उससे उनकी शुद्ध आय में या नेटवर्थ में या उसकी वेल्थ में इंक्रीज़ होता है और वह इंक्रीज़ होता है तो उसका इफ़ेक्ट आता है शेयर्स की मार्केट प्राइस में, और शेयर्स की मार्केट प्राइस यदि बढ़ती है तो समता अंशधारियों के विनियोग मूल्य में वृद्धि होती है, जो किसी भी तरह से मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पर उसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।